हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी आर चौधरी। मैं विकास कुमावत। स्वागत है आपका गुरु नीति के एक नए एपिसोड में। और आज का अपना टॉपिक रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, लेट्स सी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना आपको। तो विकास सर, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताएंगे कुछ? सर क्या है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम बोलते हैं कि ये किसी भी एलिमेंट पर जो रियल या हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, ठीक है। रियल चार्ज तो होगा, जैसे इन केस ऑफ आयन, किसी भी आयन के केस में जो है वो रियल चार्ज जो है वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। और हाइपोथेटिकल चार्ज बेसिकली हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में, जैसे कि अपने पास CH4 है, तो CH4 में अभी मेरे को कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन पर जो है वो -4 चार्ज आता है, तो ये हाइपोथेटिकल चार्ज है। तो जो रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो देखते हैं ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये जो कंपाउंड दे रखे हैं सब में सेम है, ठीक है। KO2 दे रखा है, OF2 दे रखा है, BeO2 दे रखा है, ओजोन दे रखे हैं, सब में सेम है। सब में एक जैसी चार ऑप्शन में, हाँ, ये चार ऑप्शन में ये चार ही कंपाउंड है। तो ये ऑक्सीफ्लोराइड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव खाली फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का पॉजिटिव होता है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर फ्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन जब भी होगा ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आएगा, और O2F2 और OF2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। बिल्कुल +2, ठीक है। KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, या अपन यूं कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, तो फर्स्ट ग्रुप के लिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा, +1। तो K के ऊपर +1 होगा, इसका मतलब O2 के ऊपर क्या होगा, -1, यानी 2x = -1, यानी x = -1, ठीक है। यहाँ पर है -1 KO2 में, ठीक है। ऑर्डर अपन देख लेंगे लास्ट में, पहला OF2 में +2, यहाँ पर KO2 में -1/2, ठीक है। BeO2, तो Ba सेकंड ग्रुप का है, बिल्कुल सेकंड ग्रुप के लिए भी फिक्स है, बिल्कुल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स इज ऑलवेज +2, तो ये +2 है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x = -2, x = -1, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की जो फ्री स्टेट होती है या नेचुरल अकरिंग स्टेट होती है उसमें हमेशा 0 होता है। तो मिनिमम देखते हैं अब इसमें, ये +2 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -1/2 है, ठीक है। तो -1 हो गया मिनिमम, -1 मिनिमम, इसका मतलब BeO2 से स्टार्ट करेंगे अपन। BeO2 आएगा, देन KO2 आएगा, सबसे कम BeO2, फिर अपने पास आ गया KO2, O3, फिर आ गया O3 एंड OF, सबसे ज्यादा हो गया OF2। तो अपना सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखोगे, सेकंड क्वेश्चन है, इसको टेट्राथायोनेट आयन कहते हैं। टेट्राथायोनेट इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ थायोसल्फेट है, बिल्कुल थायोसल्फेट है। ये थायोसल्फेट है, ऑक्सीडाइज होता है तो ये टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम इन टेट्राथायोनेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो इसमें आपको लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर भी दे रखी है, ठीक है, तो दे रखी है तो और भी बढ़िया, ठीक है। अब ये देखो, ये बॉन्ड तो पोलर है और ये बॉन्ड भी पोलर है, ये नॉन पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पर 0 एंड 0, ठीक है। सल्फर एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज्यादा होगा, सल्फर एंड ऑक्सीजन में, तो टॉप टू बॉटम जाते हो ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और वैसे भी ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल फ्लोरीन के बाद में सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की सल्फर से ज्यादा होगी, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर इस बॉन्ड की बात करें, इस बॉन्ड की, तो सल्फर पर क्या आएगा, ऑक्सीजन पर क्या आएगा, इस बॉन्ड के कारण जो है वो ऑक्सीजन पर तो जो है वो -1 आ जाएगा, सल्फर पर +1 आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ -2, ये +2, ये -2 और ये +2, तो इस सल्फर का आ गया +5, बिल्कुल। और ऐसे ही इस सल्फर के आगे नेक्स्ट 0 और वो सल्फर तो सेम ही है ना, उसी टाइप से, इसका भी कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो अपने पास जो ऑर्डर है वो हो जाएगा थर्ड वाला। आपको अगर इसमें कहीं की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऐड करके 4 कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, तो डायरेक्टली वहां से भी बता सकते हैं अपन, डायरेक्टली यहां से x मान के बाद में निकाल सकते हैं। हां बिल्कुल, 4x माइनस ऑक्सीजन का हमेशा -2 लेते हैं, तो -12 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 6 है, इज इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू आ जाएगा +2.55।
यहाँ से भी वही आ रहा है एवरेज, बिल्कुल यहाँ से भी ठीक है। सेम एवरेज आ रहा है। अगर आपको कहे कि ये जो टेट्राथायोनाइट आयन है इसमें 2 टाइप के सल्फर एटम है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस कितना होगा? 2 बिल्कुल टाइप के सल्फर एटम है। 2 टाइप के कैसे? ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम और ये भी सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 टाइप के, ये 2 टाइप के होंगे, इनके ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस कितने का होगा? अगर कहे तो 5 का हो जाएगा, 5 का, ठीक है। आपको अगर ये कहे कि ये जब थायोसल्फेट आयन है ये टेट्राथायोनाइट आयन में ऑक्सीडाइज होता है, तो इसके लिए एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर कितना होगा और इसके लिए कितना होगा? अगर ये बिल्कुल सर हम निकाल सकते हैं वैलेंसी कैसे? फैक्टर भी इसके लिए। आप देखिए जरा कि S2O3 -2 है, इज कन्वर्टिंग इनटू S4O6 -2, ठीक है। तो इन दिस केस यहाँ पर अपने पास एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है वो हम निकाल लेते हैं सल्फर +2 आएगा, तो +2 अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आया +2.5, तो एक सल्फर ने चेंज किया कितना? +½ का, तो 2 सल्फर कितने का चेंज कर देंगे? 1 का, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर अपने पास आ जाएगा कितना? 1, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसके लिए भी निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हम बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर के बारे में हम बोलते हैं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। अगर इसके लिए निकालते हैं तो यहां से यहां पर भी ½ का ही चेंज हो रहा है, तो 4 कितने का चेंज करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इन दिस केस इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा कितना? 2, ठीक है सर, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन, ठीक है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ए मोल हाइड्रोजन लॉसेज 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड वाई, assuming that all the nitrogen appears in the new compound, मतलब जितने भी नाइट्रोजन है वो न्यू कंपाउंड में अपीयर हो रहे हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन वाई? देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ही देखना है कि इसका 1 मोल है हाइड्रोजन का, और ये लॉस कर रहा है कितने मोल इलेक्ट्रॉन का? 8 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑक्सीडेशन लॉस है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अपन यहां से ये कहेंगे कि 1 मोल जो है ना, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन से कितने मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? 8 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 8 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन मींस नाइट्रोजन, 2 मोल नाइट्रोजन, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। ओके, 2 मोल नाइट्रोजन एटम से कितने मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? 8 मोल का, 8 मोल का। अब यहां से अगर कहे कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम से कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस 4 मोल का हो जाएगा सर। तो 1 मोल अगर कहे कि नाइट्रोजन एटम से कितने का लॉस होगा तो 4 मोल का हो गया। तो यदि ओनली मोल हटा दे, एटम कहे, अगर एटम कहे तो एक एटम जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, ठीक है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 4 से बिल्कुल इंक्रीज पर नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। 2x + 4 = 0, तो नाइट्रोजन का हो गया -2, -2 हो गया। अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर 4 से इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब +2 आ जाएगा, प्लस। बिल्कुल सर। तो ये अपना आंसर हो गया कौन सा? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ। अगर आपको कहे कि 10 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है देन, तो बिल्कुल 10 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इस केस में हम बोल देंगे कि 2 मोल मिलकर 10 मोल का कर रहा है, तो 1 मोल कितने का करेगा? 5 मोल का। हाँ। तो इन दिस केस यहां से 5 मोल लूज होंगे, तो हमारे पास नया ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बट है प्रॉब्लम और आती भी है एग्जाम में कि कौन सी इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो अपन ये देख लेते हैं कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। हाँ, ये ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होगा। बिल्कुल, जिसमें नहीं हो रहा है वो रिडॉक्स नहीं, वो नहीं है, नॉन रिडॉक्स, ठीक है। तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, तो ये देखना, यहाँ ये तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो गई सिंपल, ठीक है। Ag+1 में, यहाँ पर भी +1 में, अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कहे तो दोनों में सेम है, नाइट्रेट दोनों में सेम ही आ गए, ठीक है। नेक्स्ट में ये देखते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर भी +5, और यहाँ पर ये HNO3 में मैक्सिमम होती है +5, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, इट मींस रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर ये देख लो, बेरियम का देख लेते हैं, बेरियम +2 में, बेरियम का हमेशा ही +2 ही रहता है, हमेशा +2 ही रहता है, क्योंकि सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, या तो 0 होगा फ्री स्टेट में या फिर +2 रहेगा, किसी भी एलिमेंट के साथ है या किसी भी कंपाउंड में है तो ये +2 होगा हमेशा। सेम है, सल्फर का भी सेम है, ऑक्सीजन का सेम है, हाइड्रोजन का सेम है, सबका सेम है। इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब ये होना चाहिए, लेकिन कैसे है ये भी देख लेते हैं। यहाँ सिल्वर, ये Zn 0 में, बिल्कुल, और यहाँ अगर Zn कहे तो +2 में आ गया, ठीक है। और सिल्वर के लिए कहे तो यहाँ Ag किस में है? +1 में, और उधर किस में जा रहा है? 0 में। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर
इसका इंक्रीज हो रहा है Zn का, ये तो ऑक्सीडेशन increase हो गया, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन और एक यहाँ से से यहाँ रिडक्शन, रिडक्शन हो गया, तो सिंपल सी रिएक्शन भी, रेडॉक्स हो। हाँ ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 MnO4 माइनस यानी परमैंगनेट आयन है, ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को O2 में ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। ठीक है। आपको ये रिएक्शन दिए, आपको कोफिशिएंट बताना है, यानी रिएक्शन को बैलेंस करना है। एक आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है तो बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन से या कर सकते हैं, हाफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी हम कर सकते ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जनरली उन रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं जो मोलिकुलर होती है। अच्छा, मोलिकुलर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बाकी ऐसे किसी भी रिएक्शन को किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करते हैं मोलिकुलर रिएक्शन, ओके। और यदि आयनिक रिएक्शन है तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बिल्कुल सर, या हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है सर, ठीक तो अपन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन और रिडक्शन की रिएक्शन नोट कर लेंगे। ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होगा इसका दोनों ही हो सकता है, ये दोनों की तरह बिहेव करता है। हाँ। मतलब कि ये OA भी हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग हाँ। एजेंट या रेड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरफ ये भी हो बिल्कुल। सकता है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब -1 से किस में जाएगा? 0। ठीक है, ये रिएक्शन बिल्कुल ऑक्सीडेशन की। अब यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस है, बिल्कुल। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है तो जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम है उस तरफ उतने H+ लगा देते हैं। ऑपोजिट साइड में हाइड्रोजन आयन ऐड कर देते हैं, बिल्कुल, ये हाइड्रोजन आयन ऐड कर दिए। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपने पास में नेगेटिव पार्टिकल ही है। बिल्कुल। नेगेटिव पार्टिकल क्या कर सकता है? चार्ज को कम कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज को कम कर सकता है, और नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर सकता है। यानी आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करने का, कोई ऑप्शन नहीं है। पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करने का ऑप्शन है, लेकिन नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करने का ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर सकते हो, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, जैसे इधर +5 है, इधर +2 है, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। बिल्कुल। पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। एक साइड में -2 है, एक साइड में 0 है, क्या करोगे? एक साइड -2 है, इधर जो है वो अपन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके तो इधर -2 हो गया, यानी आप नेगेटिव को इंक्रीज कर सकते हो, पॉजिटिव को डिक्रीज कर सकते हो। ये 2 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, इसमें इस साइड में 0 है, इधर +2 है, क्या करें? इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन बैलेंस। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई। बिल्कुल, ठीक है सर। रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ऑब्वियसली परमैंगनेट आयन रिड्यूस होगा, बिल्कुल होगा, Mn+2 में जा रहा है, Mn+2 में जा रहा है। बिल्कुल, ठीक है। अदर एटम को बैलेंस करते हैं पहले, तो अदर एटम Mn ही है, ऑलरेडी बैलेंस। बिल्कुल, ऑलरेडी बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को सर बैलेंस करने के लिए हम H2 ऐड करते हैं, Opposite जिस तरफ side। जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उधर उतने H2 ऐड करते हैं। तो ये 4 है, उस साइड में 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दो। बिल्कुल सर, 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना, तो अगेन इधर जो है वो हमारे पास टोटल 8 हाइड्रोजन है, तो उधर 8H+ ऐड कर देंगे। ये MnO4 माइनस प्लस में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8H+, ठीक है सर। ठीक है। इस साइड में ये Mn+2, ठीक है, और प्लस में ये हो गया 4 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। हम्म। अब चार्ज को बैलेंस करना है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर देखो प्लस का 7, कैसे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इस पर -1 है और एक H+ पर +1 है, तो 8 पर कितने हो जाएंगे? +8, तो टोटल अपने पास हो गया यहाँ पर +7। इस साइड में प्लस का 2 है, बिल्कुल, इधर प्लस का तो 2 डिफरेंस कितने का है? 5 का 5 का डिफरेंस है। इस साइड में चार्ज 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो इस साइड में, ठीक है। हाँ। ये हो गया, ठीक है, MnO4 माइनस +8H+, प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन। हाँ ये रिडक्शन रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन बैलेंस होगी, बिल्कुल। बट ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है। इलेक्ट्रॉन को इक्वल कैसे कर सकते हैं? सर, इन दोनों को जो है वो एक दूसरे के कोफिशिएंट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो हैं, यहाँ पर ये 5 से और ये 2 से मल्टीप्लाई ये 2 कर से हो दो, जाए। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों में। ठीक है, अब ये 5 से और ये 2 से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल रिएक्शन नोट करेंगे, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना रहेगा? 5 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस में 2 MnO4 माइनस प्लस में 16H+, बिल्कुल 10। वो साइड में नोट करिए ठीक सर। है, इस तरफ देखते हैं तो इसको 5 से कर रहे हैं, तो 5O2 प्लस 10H+ प्लस 2Mn+2 प्लस 8H2, ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। हाइड्रोजन आयन दोनों साइड में आ रहे हैं सर, तो बिल्कुल। नेट एक ही साइड में रखना होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ओवरऑल 6H+ निकल के आए। इसका मतलब ये हुआ
कि Z की वैल्यू जो है वो 6 है। बिल्कुल सर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। 5 आ तो रहे y इज इक्वल टू 5 है, x इज इक्वल टू 2 है। तो बिल्कुल 2, 5 एंड 6। तो 2, ऐसा 5 तो थर्ड में आ रहा है सर। बिल्कुल तो थर्ड। बिल्कुल रिएक्शन को बैलेंस करते ही हमारे पास x, y और z की वैल्यू सामने बिल्कुल आ गई। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। If it is known that in Fe.960 Fe is present in +2 and +3 oxidation state, what is the mole fraction of Fe +2 in the compound? Mole fraction means number of moles of Fe +2 डिवाइड बाय अपन टोटल में मोल, टोटल मोल्स ऑफ कैटायन। कैटायन। ठीक है। तो यहां अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये Fe96 बिल्कुल और वो हो गया 100 100 हो जाएगा। यानी 100 ऑक्साइड्स के मोल्स के साथ जो कैटायन के मोल है ना, जिसमें +2 भी है और +3 भी है, वो टोटल 96 है। अच्छा, इस 96 कैटायन में मैं +2 वाले जो कैटायन है, +2 वाले वो x ले लूं। ठीक है सर। ठीक है। तो रिमेनिंग जो है Fe+3 वाले कैटायन होंगे वो कितने आएंगे? 96 माइनस x हो जाएंगे। 96 माइनस x हो जाएगा। ठीक है सर। ये जो कंपाउंड है ये न्यूट्रल है, ये ओवरऑल न्यूट्रल है। ओवरऑल न्यूट्रल है। इसका मतलब जितना चार्ज एनायन का होगा, ऑक्साइड आयन का होगा, उतना ही इनका होगा, कैटायन का होगा। तो यहाँ पर ये 100 ऑक्साइड आयन है। 100 ऑक्साइड आयन का मतलब माइनस का 200। ठीक है सर। तो कैटायन पर टोटल चार्ज कितना होगा? प्लस का 200 प्लस का 200 हो जाएगा। प्लस का 200 होगा। Fe+2 को आपने x लिया तो इनके कारण चार्ज कितना होगा? 2x प्लस में +3 वाले कितने लिए? 96 माइनस x, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 96 माइनस x इज इक्वल टू 200। यहां से x की जो वैल्यू बताएंगे, x की वैल्यू आएगी 80 है। बिल्कुल सर 80 x यानी Fe+2। ठीक है। Fe+2 के टोटल 96 मोल में 88 मोल है। ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो 88 आउट ऑफ 96। बिल्कुल सर, ये हो गई 88 अपॉन 96। तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो 11/12 ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा Fe+2 का, गैर आयन का। इस क्वेश्चन का जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो ये कहता है कि चार्ज टोटल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और जितना केटायन पर चार्ज है, जितना एनायन पर चार्ज है, उतना ही ओवरऑल चार्ज केटायन पर चार्ज बैलेंसिंग का काम करता है। अच्छा, ठीक है। ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है। इनका फॉर्मेशन ऐसे होता है कि FeO का क्रिस्टल होता है, ठीक है, और उसमें डोपिंग होती है फेरिक ऑक्साइड। ओके, यानी Fe+2 आयन रिप्लेस होते हैं Fe+3 से। अब अगर आपको ये कहे कि 2Fe+3 किसी क्रिस्टल में आ रहे हैं, 2Fe+3, इसका मतलब चार्ज कितना आ रहा है? +6 का चार्ज +6 आ रहा है। तो कितने Fe+2 को क्रिस्टल से बाहर जाना पड़ेगा? 3 को। 3 को बाहर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये तो दो जगह ही आएंगे ना। हाँ। तो ये कैटायन का क्या हो गया? लॉस हो गया। इस ऐसे फॉर्मेशन होता है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बिल्कुल बोलते हैं। हिंदी में शायद अरस समीकरण में दिया होगी। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो सिंपल प्रॉब्लम है, एसिड दे रखे हैं आपको, सारे एसिड दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है। और रिजल्टेंट सॉल्यूशन में आपको नॉर्मेलिटी बतानी है H+ हाइड्रोजन आयन। ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की नॉर्मेलिटी, ये हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है ना, वो इक्वल होती है नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है। तो एसिड की नॉर्मेलिटी बतानी है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बतानी तो रिजल्टेंट का लिए हम लगाते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 N2V2। अब यहाँ 3 है तो हम करेंगे V3 और डिवाइड बाय टोटल मिली इक्विवेलेंस हो गई। ठीक है। और इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड, टोटल वॉल्यूम जितना भी करना है अपन को, तो ये मिली इक्विवेलेंस है तो टोटल वॉल्यूम ml में ले लो। ठीक है, ये हम ml में ले लो। ये वॉल्यूम ml में है सारे। तो देख लो फर्स्ट केस में कितना आएगा? 10 into 1, 20 into 1/2 यानी 10, 30 into 1/3 यानी 10। तो ये 30 आ गया। ये ऊपर वाला टोटल 30 आ गया। हाँ। और अपॉन में अब इसने ये कहा कि ओवरऑल जो टोटल वॉल्यूम है 1 लीटर कर दिया, वो 1 लीटर कर दिया। तो आपको यहाँ टोटल वॉल्यूम 1000 है। अच्छा, ठीक है। अगर ये नहीं होता कि ओनली कहे कि मिक्स कर देते और रिजल्टेंट सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, तो यहाँ क्या करते? 30 + 20 + 10 करते। अच्छा, उस केस में जो है वो टोटल 60 आता। बिल्कुल। ओके, तो यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है हमें। हाँ। टोटल वॉल्यूम जो उसने बोला है उतना करना है। बिल्कुल। ठीक है। और अगर 1 लीटर नहीं देता तो इनका ही वॉल्यूम हम ऐड करके लिख देते हैं। अच्छा, ठीक है सर, मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। हाँ, तो ये 3/100 अपने पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी 3/100। ये फर्स्ट ऑप्शन में 3/100। ठीक है सर, नॉर्मेलिटी 3/100। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में which of the following is correct relation about equivalent weight of underlined species? underlined species इनके लिए
बेसिकली इक्विवेलेंट वेट पूछा है। इसका है, ये अंडरलाइन कर रखा है, देखो हाँ। यहाँ नीचे अंडरलाइन कर रखा है इसलिए मिला। यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं इसके लिए, यहाँ पर P का बताना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये X ले लिया मैंने, तो 2X 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जैसे हाइड्रोजन होता है वैसे ही ये, हाँ ठीक है, ठीक है। तो X इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ये -2, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पर आएगा -3, बिल्कुल pH3 में -3, यहाँ पर आएगा -1/2, बिल्कुल सर, -½ ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन सर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी और डिक्रीज, सेम एलिमेंट का इंक्रीज होना चाहिए और सेम एलिमेंट का डिक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखते हैं इस केस में अपन जो n फैक्टर बताते हैं ना, n फैक्टर वो इस तरह से बताते हैं n1 into n2 डिवाइड बाय n1 plus n2, n1 प्लस n2, ठीक है। n1 n2 क्या होता है सर? n1 और n2 बता रहे हैं। जैसे ऑक्सीडेशन का केस देखें तो -2 से जा रहा है -1/2, तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस कितने का? 3/2 का, 3/2 का। एक ठीक है। फास्फोरस ने 3/2 का, P के 1 एटम के लिए, यहाँ P के 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा, तो ये आपका n1 3। अच्छा ये n1 हो गया। तो ऐसे ही रिडक्शन रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करेंगे, वो n2 होगा, तो n2 कितना आ जाए? वो मैं करता हूँ, हाँ। ठीक है। देखिएगा सही है कि गलत है। तो -2 से -3 यानी एक ने 1 का चेंज किया, बिल्कुल, तो 2 जो है वो 2 का चेंज करेंगे, यानी n2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, बिल्कुल। अब यहाँ वैल्यू रखो 3 into 2, तो ये आ गया अपने पास टोटल 6/5। अब इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है m/n फैक्टर, ठीक है। m/n फैक्टर, तो डिवाइड करोगे 6/5 से, तो क्या आ जाएगा आपका 5m/6, ये आ रहा है आपके S पे, ठीक है। यानी A के लिए जो आएगा S आएगा, S आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो फिर कैंसिल ही हो गए, फोर्थ और फर्स्ट अपन फाइंड आउट करेंगे एक एक का, आगे और भी देखेंगे। सेकंड देखते हैं, A के लिए नोट कर लीजिए सर, A के लिए S आ गया, A के लिए ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं B के लिए, आयोडीन है, यहाँ पर भी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ये 0 में है, 0 में है, एलिमेंटल फॉर्म में 0 में, ये -1 में, बिल्कुल सर, ये +5 हो गया है। x -6 इज इक्वल टू -1, ओके। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस देखेंगे, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो डिफरेंस कितने का? 5 का, यहाँ 5 का डिफरेंस है, इनटू एक ने 5 का चेंज किया तो 10 का टोटल आएगा, तो n1 इज इक्वल वैल्यू 10 हो गई, तो वैसे n2 इज इक्वल टू 2 हो गया, n2 इक्वल टू 2 हो गया। तो हमारे पास वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा? 10 into 2 by 10 plus 2, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आ गया भाई 20/12, ठीक है, यानी कि 5/3, 5/3, ये आ गया भैया 5/3, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट आएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 3m/5, 3m/5, तो यानी बी में अपना हो जाएगा कौन सा? Q, ठीक है। बी में Q। नेक्स्ट देखते हैं, देखना सी देखते हैं, सी में ये एज ए प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, कम प्रोपोर्शनेशन का मतलब ऑपोजिट या इनवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो यहाँ पर ये +7 में, ठीक है, ये +2 में और ये +8/3 में, अच्छा, ठीक है। कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ रहे हो आप, ये कम प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में ऐसे मतलब सेम ऑक्सीडेशन नंबर से डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, एक ही ऑक्सीडेशन नंबर, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में जाता है, हाँ, तो डिस्प्रोपोर्शनेट, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, हाँ, ठीक है। और कम प्रोपोर्शनेशन में दो अलग अलग सेम एलिमेंट है, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन से एक ही ऑक्सीडेशन नंबर में आता है, वो इंक्रीज और डिक्रीज, बिल्कुल, तो कम प्रोपोर्शन, ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो 8/3 है, ये 7 है, तो डिफरेंस देखते हैं इनका, तो डिफरेंस देखेंगे तो क्या बता दो कि 7 माइनस 8/3, तो ये आपका आ जाएगा 7 - 8/3 का मतलब ये हो गया 21 - 8, तो 13/3, ठीक है। इनटू क्या कर दूं मैं, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अच्छा, तो ये वैल्यू आ गई 13, तो 13 का तो यहाँ चेंज आ गया, फिर ठीक है, दूसरा वाला भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, सेकंड देखते हैं, तो ये देखेंगे तो यहाँ 2/3 का आएगा डिफरेंस, 8/3 माइनस क्या कर दोगे 2/3, इनटू क्या कर देंगे 3, तो ये 2 हो गया, तो ये आ गया 2। तो अब बताओ, देखिए n फैक्टर n1 और n2 आपके 2 एंड 13 into 2 by 15, हाँ 13 plus 2, तो 26/15, 26/15, तो ये इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा 15m/26, 15m/26, यानी कि अपने पास सी में आ जाएगा कौन सा? आ रहेगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। नेक्स्ट, बिल्कुल, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, इसका मतलब यहाँ P का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, +1, यहाँ -3 और यहाँ है +3,
इंक्रीज भी हो रहा है, +1 से +2 जा रहा है, ठीक है, और +1 से -2 भी जा रहा है। +1 से +3 -3, हाँ, ओके, तो इसका मतलब +1 से इंक्रीज भी हो रहा है, +3 जा रहा है, ठीक है, और +1 से डिक्रीज भी हो रहा है, -3 जा रहा है। अच्छा, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो, बिल्कुल, ठीक है सर, तो अब ये N1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 है, हाँ, और ये कितना है, 4 है। ओके, 4 कैसे, +1 से -3 जा रहा ठीक है, तो 2 into 4 2 + 4 2 into 4 एंड 2 + 4 बोले तो 6, तो ये आ गया 8/6, 8/6, यानी कि 4/3, 4/3, यानी कि अपने पास आ जाएगा 4m/, नहीं 3, 3m/4, उल्टा है ना, 3m/4 डिवाइड करेंगे तो, हाँ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन मैच P। कर रहा है कौन सा, P, P, ठीक है, ठीक है, D के लिए तो तो D के लिए P, तो ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास, A के लिए क्या है सर, फर्स्ट और फोर्थ तो पहले ही क्रॉस कर दिए थे, Yes. अच्छा, थर्ड वाला आ जाएगा, A के लिए S है, B के लिए Q है, देख लो, C के लिए R और D के लिए P। ठीक है सर, तो हमने ये डिस्कस किया सब के लिए, आप इजीली बता सकते हो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे बिल्कुल बताते सर, हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन। द क्लोराइड ऑफ ए मेटल कंटेन्स 71% क्लोरीन बाय वेट एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ इट इज 50, यानी मेटल क्लोराइड की वेपर डेंसिटी दे रखी 50। 50 दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो मेटल क्लोराइड में क्लोरीन का वेट दे रखा है, तो रिमेनिंग वेट किसका होगा, रिमेनिंग मेटल का हो गया, मेटल का होगा। ठीक है, तो 100 ग्राम मेटल क्लोराइड ले लेते हैं अपन, ठीक है, तो उसमें 71 ग्राम क्लोरीन है, बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हो गया कि 29 ग्राम अपने पास कौन हो गई, मेटल। मेटल हो गई, ठीक तो है, वेट ऑफ मेटल 29, ओके, ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर देते हैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होते हैं, वेट बाई वेट बाई अपने पास Equivalent इक्विवेलेंट वेट है, ठीक तो है, 29 अपॉन में मेटल का इक्विवेलेंट वेट ई ले लेते ई हैं, ले लेते हैं, ठीक है। और इधर ये रिमेनिंग जो है क्लोरीन का वेट 71 दे रखा है, हाँ, ठीक है, और क्लोरीन के लिए इक्विवेलेंट वेट ये स्टैंडर्ड है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, सिल्वर का, हाँ, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 35.5, बिल्कुल। सिल्वर के केस में 108, ठीक है, क्लोरीन के केस में 35.5, ऑक्सीजन के केस में 8 और हाइड्रोजन के केस में 1, ठीक है, तो ये यहाँ से ई आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो गया, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 14.5, 29/2 यानी 14.5, तो अपने पास मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ गया, हाँ, 14.5, ठीक है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में स्टेटमेंट देख लेंगे। ई आ गया 14.5। अब जो नेक्स्ट डेटा दे रखा है वो दे रखा है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड, हाँ, तो क्लोराइड वेपर डेंसिटी मेथड अप्लाई करेंगे मेटल की वैलेंसी बताने के लिए, ठीक है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्लोराइड वेपर डेंसिटी मेथड मेटल के लिए वैलेंसी इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है, 2 into वेपर डेंसिटी, हाँ, मतलब यानी ये मॉलिक्यूलर वेट, हाँ, मोलिकुलर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, और इसको डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, यानी E + 35.5, ठीक है, E आपका 14.5 प्लस प्लस में 35.5, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 50 हो गया, हाँ बिल्कुल, तो x आ गया कितना, 2, यानी यानी वैलेंसी अपने पास 2 आ गई 2 है, आ गई, तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू आ जाएगा 29, हाँ, एटॉमिक वेट आ गया 29, अच्छा, अब अगर किसी का फॉर्मूला बताना मेटल हैलाइड का, मेटल ऑक्साइड का, तो अपने को पता है कि मेटल कैटाइन की फॉर्म में रहते हैं, कंपाउंड के, कैटाइन के फॉर्म में रहते तो M के लिए वैलेंसी आएगी +2, और ठीक है। ऑक्साइड क्लोराइड है तो ये Cl- हो जाएगा, हाँ, हैलाइड है अगर कोई भी है तो X- आ जाएगा, ठीक है, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, तो इसके लिए अगर मेटल हैलाइड के लिए फॉर्मूला देखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, M के आगे ये X2, ये इधर और ये बिल्कुल, तो MCl2, ये मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला है। मेटल हैलाइड कोई भी हो तो MbR2, Mi2 इस तरह। अच्छा, फिर तो मतलब ऑक्साइड का तो फिर हम ऐसे लिख देंगे M+2, और ऑक्साइड होता है O-2, हाँ, तो MO आ गया, तो MO, ये ऑक्साइड का फॉर्मूला आ गया, हाँ। अच्छा, ठीक है, तो अब अपन देखते हैं स्टेटमेंट कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 29, इनकरेक्ट है, नहीं 14.5 आया था, तो पहला गलत हो गया, इनकरेक्ट हो। द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 29, ये करेक्ट है, सही है। द फॉर्मूला ऑफ मेटल हैलाइड, तो ये MX2 आया था, MX2, M के ऊपर +2 था, X के ऊपर -1, मतलब ये वाला गलत हो गया, हाँ, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये करेक्ट है बिल्कुल, ये ठीक है, तो इसका मतलब आंसर अपना हो गया कौन सा, B एंड डी करेक्ट है, तो B एंड D है आपके थर्ड वाला, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स X, Y एंड Z, ठीक है, विद देयर ऑक्सीडेशन नंबर्स +3, +5 एंड -2। X के लिए +3, Y के लिए +5 बिल्कुल, और Z के लिए -2।
रेस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट है द पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज X3YZ4 थ्राइस। ठीक है, ये प्रोबेबल या पॉसिबल फॉर्मूला है या नहीं है, तो आपको ये देखना है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये कंपाउंड के अंदर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहिए हाँ, पूरा ओवरऑल। बिल्कुल, जैसे ग्लूकोज है तो कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल जो होगा 0 होना चाहिए। हाँ, अच्छा, तो आप चेक कर लो कि ये है कि नहीं है, ये फॉर्मूला पॉसिबल है कि नहीं। एक्स का दे रखा है अपन को +3 यानी तो ये टोटल +9 एक्स का हो जाएगा +9। हाँ, ठीक है सर, फिर वाई का दे रखा है +5। हाँ, जेड Z4 का जो है वो 4 है, तो -8 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्योंकि हाँ, होल थ्राइस। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अपने पास आ जाएगा -9 टोटल। चेक करेंगे इसको, तो +9 एंड -9 ये तो 0 आ गया। ओवरऑल 0, इसका मतलब सही है फिर ये। बिल्कुल। अच्छा, इसमें और भी पॉसिबिलिटीज है, ये बहुत सारी पॉसिबल possibilities। फॉर्मूला है, और भी पॉसिबिलिटीज है, जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें 0 आए वो सारे फॉर्मूले करेक्ट, सारे एप्लीकेबल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, टू ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन बी फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। कैन बी का मतलब हो सकते हैं, हो सकते हैं। टू ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन बी फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये देखो, ये +3 और +5 दे रखे हैं। हाँ, ये +3 और +5 जो है सेम ग्रुप के हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन फैमिली में देखते हैं अपन, तो +3 भी होता है और +5 भी होता है। बिल्कुल, +3 भी होता है और +5 भी होता है, यानी -3 से लेकर के +5 तक होता है नाइट्रोजन में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, और हेलोजन में -1 से लेके +7 तक होता है, तो इसमें वहां पे भी हो सकता है। इसमें भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये कहा है कि 2 है ना इनमें से, 3 में से 2 जो है वो सेम ग्रुप के हो सकते हैं। हो सकते हैं, हाँ, ठीक है, तो इसका होने चाहिए या हो सकते हैं, कैन बी फ्रॉम द सेम ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि +3 और +5 वाले जो एलिमेंट है, यानी X और Y है, ये सेम ग्रुप के है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। बिल्कुल, बी भी सही है अपनी। ऑल द 3 एलिमेंट्स मस्ट बी नॉन मेटल्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी अपन अगर इनको हेलोजन कंसीडर कर रहे हैं तो वो तो नॉन मेटल हो गए। हाँ, लेकिन मेटल की भी तो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना, हो सकती जैसे आप मैग्नीज के लिए देख लो। हाँ, मैग्नीज के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा आपको, आयरन के लिए मिल जाएगा हाँ, बिल्कुल। ऑक्सीडेशन नंबर, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होती है मेटल की। हाँ, तो ये जो है ना +5 और +3 ये मेटल्स में मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती ठीक है। तो इसका मतलब ये मस्ट कह रहा है, मस्ट बी नॉन है। मेटल्स। तो मस्ट भी नहीं, हाँ, पॉसिबिलिटी थी एक, बिल्कुल, जो कि इसने डिनाई कर दी। बिल्कुल, ठीक है, ऑल द 3 एलिमेंट्स मस्ट बी नॉन मेटल, नहीं, नॉट मस्ट बी मेटल्स एंड मस्ट बी नॉन मेटल। अच्छा, ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते हैं। ऑल द 3 एलिमेंट्स मस्ट बी, अगर मेटल्स होता तो भी इनकरेक्ट, अच्छा, और मस्ट बी नॉन मेटल्स होता, इसमें जो है वो मस्ट बी मेटल्स दे रखा है। एटलीस्ट 2 ऑफ देम मस्ट बी मेटल। ये कह रहा है कि -2 वाला, तो ये तो मेटल के लिए पॉसिबल पॉसिबिलिटी ही नहीं, क्योंकि मेटल इनमें से ये कह रहा है कि ये जो है ना मस्ट बी मेटल्स। तो अपन कह रहे हैं ना हेलोजन में भी हो रहा है, नाइट्रोजन फैमिली में भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इनकरेक्ट क्यों है ये बता दिया आपको। ठीक है, तो आगे आंसर कौन कौन सा हो गया सर? ए एंड बी का मतलब ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपन। इन एसिडिक मीडियम 20 ml सॉल्यूशन ऑफ N/0.14 KMnO4, यानी नॉर्मेलिटी दे रखी है KMnO4 की, कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 20 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड? अच्छा, तो पहले अपन नॉर्मेलिटी बताएंगे। बिल्कुल, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि 1 वॉल्यूम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है ना, वो कितने वॉल्यूम ऑक्सीजन दे रहा है एसटीपी पर। ठीक है, एक वॉल्यूम उसका, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी गिवन बाय 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। जैसे 1 ml अगर है, 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है, इसने अगर एनटीपी पर 10 ml ऑक्सीजन दी है, तो वॉल्यूम एसटीपी पर हो जाएगी 10, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगी 10। अच्छा, तो यही है, मतलब 1 ml जितने, इसका कितना वॉल्यूम कितने ml ऑक्सीजन देता है, इसका कितना वॉल्यूम कितने वॉल्यूम ऑक्सीजन देता है एसटीपी पर। अच्छा, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर ये ml में ले रहे हो तो ये ml में लोगे। हाँ, ये अगर लीटर में ले रहे हो आप, अगर ये कह रहे हो कि 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है, उससे अगर 10 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है एसटीपी पर, तो 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 हो गया। अच्छा, ml में लिया तो ml से उसका भी ml में ले लो, यानी अपन ये कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम सॉल्यूशन है ना, उससे कितने ml ऑक्सीजन मिल रही है एसटीपी पर, वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें सर? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल कर देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैं कर दूं? हाँ हाँ, ठीक है। तो KMnO4 हमें दे रखा है,
ठीक है। तो KMnO4 की नॉर्मलिटी कितनी, N/4 यानी कि 1/0.14 बिल्कुल इनटू वॉल्यूम दे रखा है 20 इज इक्वल टू इसके मिल इक्विवेलेंट यानी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम 20। तो दोनों की नॉर्मलिटी क्या आ रही है, ये तो इक्वली आ रही है, ठीक है सर। वॉल्यूम इक्वल है, नॉर्मेलिटी भी इक्वल ही आएगी, ठीक है, हाँ बिल्कुल नॉर्मेलिटी आ गई 1/0.14। ठीक है। अब नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में डायरेक्टली रिलेशन है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ये 5.6 इनटू नॉर्मेलिटी। अच्छा ठीक है, तो इसको 5.6 से मल्टीप्लाई करके बिल्कुल तो इसको जो है वो मैं 5.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास कितना आएगा, 40 आ जाएगा। 40 आ जाएगा। अच्छा, तो ये 40 इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होती है, एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है पर लीटर के अंदर कितने ग्राम है, पर लीटर में कितने ग्राम है, वो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। ऐसा बोल सकते हैं कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ बिल्कुल, वो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ओनली हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ही कंसंट्रेशन टर्म है, ये इसके लिए स्पेशलिटी हाँ, इसको इंडिकेट बिल्कुल किया जाता है। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 वुड बी नीडेड टू कैरी आउट द कंप्लीट रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट, फेरस ऑक्जेलेट इन एसिडिक मीडियम। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम है और ये फेरस ऑक्जेलेट को ऑक्सीडाइज करेगा, ये वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 और एसिडिक मीडियम में लिया आपने, ठीक है। आपको कहा कि इसके कितने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 वुड बी नीडेड टू कैरी आउट द कंप्लीट रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट। 1 मोल फेरस ऑक्जेलेट को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 की कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है, मोल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी इसके मोल ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वल करना है। बिल्कुल। तो आप KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल करें फेरस ऑक्जेलेट के ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे होते हैं, मोल अगर दे रखे तो मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, हाँ मोल इनटू n फैक्टर। तो KMnO4 के लिए एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना होगा, ये +2 में जाता है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। हाँ 5 हो जाएगा। 5 इंटू एक्स, मोल इसके बताने, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू इसके मोल 1 दे दिए। इसके लिए देखो ये फेरस है तो ये फेरस ऑक्सीडाइज होकर के फेरिक में जाएगा। अच्छा, ये +3 में चला जाएगा। और ऑक्सीलेट जो आयन है ना, ये ऑक्सीलेट आयन ऑक्सीडाइज होकर के CO2 में कन्वर्ट होगा। अच्छा, तो ये +3 में और ये +4 में कन्वर्ट होगा। 1 कार्बन के लिए डिफरेंस 1 का, बिल्कुल। 2 कार्बन के लिए डिफरेंस 2 का हो जाएगा। टोटल वैलेंस वेक्टर 3 आ जाएगा। हाँ 2 का तो कार्बन में हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज 2 का कार्बन और 1 का, ये तो टोटल कितने से हो रहा है 3 से। तो यानी वैलेंस वेक्टर 3, तो यानी x इक्वल टू आ गया अपने पास 3 ये मोल्स ऑफ KMnO4 है जो कि इसकी 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी जो। अच्छा, तो ये आपका आंसर आ रहा है 0.6 यानी 3/5, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करने। बिल्कुल बहुत इजी सा है, कुछ भी नहीं है। अगर हमने एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लिया, बाकी कुछ भी नहीं है, विद इन सेकेंड्स हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके लिए भी सेम वे है, बस यही है कि इसमें आपको ये इन द टाइट्रेशन ऑफ 0.2 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 10 ml of 1 and KMnO4 has been used, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज। तो ये जो दे रखा है ये सैंपल है और ये हाइड्रोजन मीडियम है, और ये मीडियम है। एसिडिक मीडियम में इसका वैलेंस KMnO4 5 हो गया। हाँ बिल्कुल, पर अपने को रिक्वायरमेंट है नहीं, नॉर्मेलिटी दे रखी, हाँ मोलरिटी दे रखी होती तो 5 से मल्टीप्लाई करना होता, नहीं तो अपने को कुछ भी नहीं करना। देखो ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल करना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। बिल्कुल, ये KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो दोनों की तरह बिहेव करता है। हाँ बिल्कुल, दोनों की तरह बिहेव करता है। ये डिपेंड करता है कि ये किसके साथ है। अच्छा, तो KMnO4 के साथ है, इसका मतलब वो तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना। सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन सा कब दोनों की तरह बिहेव करेगा और किस कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसके साथ में ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रखा है, इसके साथ में अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है जस्ट लाइक KMnO4 है, K2Cr2O7 है, तो ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। अच्छा, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट किस में होगा, O2 में कन्वर्ट, O2 में, यानी -1 है तो ये 0 में जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। और डिफरेंस हो गया 1 का, और नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा, जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब यदि कि ये किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ है, अच्छा, तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन, तो ये वाटर में कन्वर्ट होगा।
अच्छा, कि ये यहाँ -1 है तो यहाँ पर -2 -2 में चला तो यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है, बिल्कुल। n फैक्टर यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। यानी और यदि इनमें से कोई भी नहीं हो इसके साथ, हाँ। ये अकेला ही हो, तो हाँ। इसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा। अच्छा, फिर तो ये वाली जो रिएक्शन हम अक्सर पढ़ते हैं, हाँ। H2O2 is converting into H2O plus half O2, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इस केस में इसका n फैक्टर जो है ना वो 1 आएगा। ऐसे ये -1 से -2 में और ये 0 में, तो ये n1 इज इक्वल टू 2 आ गया और ये n2 इज इक्वल टू 2 आ गया। n1 इंटू n2, n1 प्लस n2। अच्छा अच्छा अच्छा, इस केस में इसका n फैक्टर 1 आ जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है। तो अब अपना क्वेश्चन जो है ये है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो अपने को वेट की रिक्वायरमेंट है। आपको सैंपल का वेट दे रखा है 0.2 ग्राम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वेट नहीं दे रखा है। अच्छा, तो वो यहाँ से निकाल, हाँ, तो W अपॉन में E, तो E कितना आ जाएगा, मोलिकुलर वेट 34 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये E आ जाएगा 70 इज इक्वल टू, क्या करें अपन, अब इसके जो है वेट को डिवाइड करें इक्विवेलेंट वेट से, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे। इस ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी से भी बता सकते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं। वॉल्यूम किस में, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, हाँ, क्योंकि इधर ग्राम इक्विवेलेंट है इसमें। बिल्कुल, तो 1 इंटू 10/1000, बिल्कुल 1 इंटू 10 अपॉन में 1000, तो ये आपका आ गया W इज इक्वल टू 0.17 ग्राम। अच्छा, ठीक है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इतना ही है, 0.17 ग्राम ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अच्छा, टोटल जो सैंपल है वो 0.2 ग्राम, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड इतना ही है। तो आपको परसेंटेज प्योरिटी बतानी है, सैंपल कितना परसेंटेज प्योरिटी का तो अपन ने मोल कंसेप्ट में ये तरीका देखा था कि मास ऑफ सैंपल, हाँ, और मास मतलब मास ऑफ सैंपल और मास ऑफ सैंपल में से एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, तो 0.17 एंड मल्टीप्लाइड बाय 85%। तो ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 85%। अच्छा, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 50 ml of an aqua solution of hydrogen peroxide was treated with an excess of Ki solution and dilute sulfuric acid, यानी एसिडिक मीडियम के लिए ये, अच्छा, एक्सेस Ki के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टाइट्रेशन हो रहा है। ओके। The liberated iodine required 20 ml of 0.1 m sodium thiosulfate solution for complete reaction. Calculate concentration of hydrogen peroxide in gram per liter, यानी strength of solution बता। अभी बात करी थी। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। पर लीटर के अंदर कितने ग्राम है ये बताना है। तो ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की प्रॉब्लम है। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में सर ये करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, उसकी एक्सेस Ki के साथ टाइट्रेशन करते हैं। ये एक्सेस में होता है, एक्सेस में, ताकि इसका कंप्लीटली रिडक्शन हो जाए। अच्छा, ठीक है, ये एक्सेस में लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्लस Ki है एक्सेस में। अब क्या होगा देखना, ये Ki जो है ये कन्वर्ट होगा I2 आयोडीन में, अच्छा, मतलब इसका क्या होगा -1 से 0 में, यानी ऑक्सीडेशन होगा। अच्छा, और ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर लिया है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये I2 प्लस वाटर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप में ये I2 का लिबरेशन जो है ना, ये I2 फिर टाइट्रेशन करती है हाइपो के साथ, यानी सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। अच्छा, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन Na2H2O3 हाँ, बिल्कुल, के साथ Na2H2O3। अच्छा, तो ये होगा ऑक्सीडाइज और ये अगेन रिड्यूस होगी, ये इस तरह से। तो ये अगेन ये हो गया I- और ये टेट्राथायोनेट हो गया Na2S4O6। अच्छा, ठीक, सोडियम टेट्राथायोनेट। तो यहाँ पर ये देखोगे ये 0 में, ये -1 में, यहाँ पर सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर है 2, ठीक है, और यहाँ पर है 2.5। तो इसके लिए अगर एन फैक्टर की बात करें ना, तो ये डिफरेंस है 0.5 का, एक का डिफरेंस 0.5 का है, तो 2 का हो जाएगा 1 का। तो इसके लिए एन फैक्टर जो है वो 1 आ गया। इसका वैलेंसी फैक्टर अपने पास आ गया, और इसके लिए अगर कहे तो 2, इसका 2 आ गया, क्योंकि एक आयोडीन ने 1 का चेंज किया है तो 2 का चेंज हो जाएगा। तो इसका 2 आ गया। अच्छा, अब देखना आगे बढ़ते हैं। किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हो, जितने भी प्रोडक्ट्स हो, सबके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी। अब अगर मतलब ए बी के साथ रिएक्शन करके सी एंड डी का फॉर्मेशन करा है ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस, कैसे भी हो, कैसे भी बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर ए और बी की रिएक्शन हो रही है तो ए और बी के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे,
अच्छा, इसीलिए अपन बोलते हैं कि मोल कंसेप्ट में बिना रिएक्शन को बैलेंस किए भी अपन स्टोइकियोमेट्री वाले हाँ, रेडॉक्स की प्रॉब्लम इजीली कर सकते हैं। यही रेडॉक्स की कंसेप्ट ही यही है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसके ग्राम इक्विवेलेंट और आयोडीन के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। ठीक है, फिर तो इस रिएक्शन में अब ये जो आयोडीन है ना, ये आयोडीन जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, वही आयोडीन यहाँ यूज हो रही है। ये इसके मोल और इसके मोल सेम होंगे। अच्छा, ठीक है, इसके मोल सेम होंगे। इसका मतलब आपको ये देखना है कि फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन में अगर आयोडीन के एन फैक्टर सेम है, तो ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम, ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कब सेम होंगे? अगर इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आयोडीन नहीं है ना, आयोडीन नहीं है, तब तक नहीं, तब तक एन फैक्टर इसका आयोडीन का 2 ही रहेगा, क्योंकि जितना भी आयोडीन आएगा वो केवल Ki से आएगा। हाँ, तो इस केस में एन फैक्टर 2 आ गया। अच्छा, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 है, तो इसका मतलब तो फिर इसके और इसके भी बराबर होने चाहिए। बिल्कुल, तो ये इसके इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट आयोडीन के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होंगे, इस आयोडीन के ग्राम इक्विवेलेंट इस आयोडीन के इक्वल होंगे, और इन दोनों के बराबर हो गए तो फिर इस रिएक्शन में बिल्कुल, तो ये इन दोनों के भी बराबर होंगे। सबके मतलब सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो गए। बिल्कुल। अच्छा, कब? जब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आयोडीन नहीं है, उस केस में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम फ्रैक्शन। अच्छा, तो फिर तो दोनों को इक्वल कर देते सीधा ही आ जाएगा बाद में। तो फिर यहाँ से नॉर्मेलिटी आ जाएगी इसकी, क्योंकि इसका वॉल्यूम दे रखा है n इंटू वी इज इक्वल टू n इंटू वी, तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। नॉर्मेलिटी आने के बाद में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इक्विवेलेंट वेट से, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी। तो देखो 50 ml H2O2 into n is equal to 0.1। इसके लिए नॉर्मेलिटी फैक्टर जो है वो 1 ही था इसका। हाँ, बिल्कुल। इनटू वॉल्यूम कितना दे दिया? 20 दे दिया, तो ये n इज इक्वल टू 2/5 आ गया, 0.04, 2/54, 2/50, 2/50, इसको मल्टीप्लाई कर दो 70 से, ये नॉर्मेलिटी आ रही है, और नॉर्मेलिटी इक्वल होती है इस तरह से। देखो ये आता है वेट इन ग्राम, ये इक्विवेलेंट वेट आता है, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ वॉल्यूम आता है सॉल्यूशन का लीटर में, और आपको यही बताना है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ये वेट इक्विवेलेंट वेट और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको ये बताना है, तो नॉर्मेलिटी और ई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, नॉर्मेलिटी और ई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी पर लीटर के अंदर वेट आ जाएगा। H2O2 का वैलेंस फैक्टर देख लिया आपने, 2 होता है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट 17, तो ये 0.68 ग्राम पर लीटर है। ओके, तो 0.68 ग्राम पर लीटर, सिंपल सा काम था फिर तो। मतलब देखने पर लग रहा है क्वेश्चन टफ है, लेकिन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपन। स्टेटमेंट्स है, काफी पूरी समरी को एक क्वेश्चन में डालने की कोशिश की गई है कि ऑक्सीडेशन नंबर काफी आ जाए, कुछ कवर हो जाए। हाँ, काफी कुछ कवर हो जाए। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये क्वेश्चन इजी नहीं है लग रहा है, लेकिन आपको अगर आपने मान लो ये स्टेटमेंट दे रखे आपको, कितने स्टेटमेंट दे रखे? देखो सर, 8 स्टेटमेंट, 9 दे रखे, 9 स्टेटमेंट, 9 दे रखे। अब 9 में मान लो आपके 5 करेक्ट है और आपने 4 ही करेक्ट बताया, तो आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 4 भी और 5 भी है, दोनों अपने ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, तो देखते हैं एक एक को देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन P4 ये फॉस्फोरस की नेचुरल स्टेट है, और नेचुरल स्टेट में तो 0 होता है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो ये 4 नहीं आएगा, इनकरेक्ट है। P4 में अगर P का कहे या S8 में सल्फर का कहे 0 बताएंगे, डायमंड में कार्बन का हो गया, बिल्कुल कार्बन सब में 0 है, 0। ठीक है, यानी नेचुरल अकरिंग स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। ठीक है, सेकंड दे रखा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन बोथ NH3 यानी अमोनिया है, और ये हाइड्रोजोइक एसिड है N3H है, तो इसमें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। ठीक है, और इसमें होगा ये 3x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/3। तो अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं है। एक स्टेटमेंट छोड़ दिया सर, ये आपने सिखाया था मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो क्रोमियम का पूछा है, तो क्रोमियम का x मान लेते हैं, NH3 का 0 होता है, बिल्कुल। अगर मैं गलत हूं तो बताना, -3 क्लोरीन का 1 का माइनस, बिल्कुल का -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा +3, तो +6 दे रखा है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट। अच्छा, ठीक, सेकंड भी इनकरेक्ट, फर्स्ट भी इनकरेक्ट और थर्ड भी इनकरेक्ट। अच्छा, तीनों कंटिन्यूअसली ये जो है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अच्छा, ठीक है, और करेक्ट क्या होंगे इनके ये बता दी हमने कि यहाँ 0 आएगा, यहाँ +3 आएगा, यहाँ +3 आ रहा है, और यहाँ पर आएगा इसका तो -3 और इसका -1/3। ठीक है, अब ये है नाइट्रस एसिड। आपको कहा कि नाइट्रस एसिड कैन एक्ट बोथ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट
and as an oxidizing agent, but nitric acid acts only as an oxidizing agent. ठीक है। मतलब ये दोनों की तरह बिहेव करेगा और ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये कैसे बताएंगे अपन? ये सर आपने मेरे को बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो और ज्यादा किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो जा नहीं सकता, यानी उसका खुद का ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता। तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ओनली क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ओनली डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये खुद रिड्यूस हो सकता है ओनली। अच्छा। और जो खुद ओनली रिड्यूस हो सकते हैं अदर को क्या करेंगे? हमेशा ऑक्सीडाइज ही अदर को ऑक्सीडाइज करेंगे। जैसे यहाँ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का है +5, ठीक है। आपको जैसे पीछे एक क्वेश्चन था नाइट्रोजन का, उसमें बताया था कि -3 से लेकर के +5 तक ये नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है। अच्छा, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। हाँ, +5 है। इसका मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से इंक्रीज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो नाइट्रिक एसिड के पास एक ही ऑप्शन है कि ऑक्सीडेशन नंबर ओनली क्या हो सकता है? इसका डिक्रीज हो सकता है। डिक्रीज हो सकता है, यानी इसका ओनली रिडक्शन हो सकता है। तो खुद का रिडक्शन तो दूसरे अदर को ऑक्सीडाइज करेगा। बिल्कुल। HNO2 में क्या है सर? ये तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट है, +3 है। अच्छा, तो ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसका खुद का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, यानी अदर को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है। अच्छा, तो इसलिए ये दोनों की तरह बिहेव करता है। बिल्कुल। और मिनिमम अगर होता ना किसी नाइट्रोजन का, जैसे मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता, जैसे -3 दे दिया किसी हाँ, जैसे कि इसी में देख लेते हैं NH3 में। अगर किसी में भी हो मिनिमम अगर है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या नहीं है? डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, वो इंक्रीज ही होगा। इंक्रीज ही होगा। तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, अदर को ओनली रिड्यूस करेगा, ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे अपने ये देखे हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, आपको कहें कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये किसकी तरह? मैं बताता हूँ सर। ये सल्फर यहाँ -2 में, हाँ, जो कि सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2 से लेकर इसका मतलब ये है कि ये हमेशा रिड्यूसिंग ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। H2SO4 जो है वो +6 है, जो कि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसका मतलब ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। और यहाँ पर ये +4 है तो -2 से +6 के इंटरमीडिएट आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों की तरह भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर अपना चौथा स्टेटमेंट सही है? ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। द रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH एक बेस है, एल्कली है, और सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। इनके बीच में जो रिएक्शन होगी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। बिल्कुल। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, इसका मतलब ये रिडॉक्स नहीं है। अच्छा, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होती है, आयन एक्सचेंज तरीके की रिएक्शन है। हाँ, मतलब NaOH और सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम सल्फेट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन है टाइप। तो न्यूट्रलाइजेशन, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अच्छा, गलत है। इन Fe3O4, Fe3O4 जो है ना, ये 2 ऑक्साइड का मिक्सचर है। हाँ सर, ये मैंने भी पढ़ा था। Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड इसको बोलते हैं, FeO और Fe2O3 फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर है। तो सम आयरन आर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल यहाँ पर एंड अनदर आर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सारे आयरन जो है वो +3 में नहीं है। अच्छा, सेम में नहीं है, ना +2 में ना +3 में। इसका मतलब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं, +2 में भी है, +3 में भी। इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। द एलिमेंट विच शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +8 इज ऑस्मियम इन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये करेक्ट है, बिल्कुल। ये पूरी पीरियोडिक टेबल में हम बोलते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इसका ही होता है, ऑस्मियम का होता है। किसमें होता है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, +8 होता है। बिल्कुल, ये सही, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। इन द रिएक्शन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज इक्वल टू इट्स मोलिकुलर वेट। हाँ, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज होकर के सोडियम टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट होता है। तो +2 से +2.5 में, तो एक ने 0.5 का डिफरेंस दिखाया, तो 2 में 1 का, तो वैलेंस फैक्टर 1 आ गया। 1 आ गया, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ही मोलिकुलर वेट हो गया। अच्छा, तो ठीक है। फिर ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट, और आपको रिएक्शन दे भी रखी है, देखो। अच्छा, ये रिएक्शन गिवन है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो लास्ट स्टेटमेंट, बोथ इन CH4 एंड CO2 कार्बन हैज द सेम ऑक्सीडेशन नंबर। नहीं ना, यहाँ -4 है और यहाँ +4 है। तो इसका मतलब ये तो गलत है। तो आपके करेक्ट स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, ओनली 3 है। 3 स्टेटमेंट ही अपने करेक्ट है। तो ये करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। पूरा चैप्टर बेसिकली जो है वो मतलब रिवाइज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। MnO4- आयन आर
reduced in acidic medium to Mn+2. Acidic medium में ये MnO4 minus Mn+2 में reduce होता है. बिल्कुल होता है. Whereas they are reduced in neutral condition to MnO2. यानी neutral condition में ये MnO2 में convert होगा. ठीक है. The oxidation of 25 ml of a solution X containing ferrous ion required in acidic condition 20 ml of solution Y containing MnO4 minus. इसका मतलब ये हुआ कि 20 ml MnO4 माइनस के सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है क्या करने के लिए 25 ml Fe+2 को ऑक्सीडाइज होने के लिए. अच्छा. आपका ये 25 ml Fe+2 का सॉल्यूशन है. ठीक है. ये सॉल्यूशन है 25 ml. ठीक है. इसको ऑक्सीडाइज करे हो MnO4 माइनस से एसिडिक मीडियम में. एसिडिक मीडियम में. तो एसिडिक मीडियम में जब करे हो तो 20 ml की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. ठीक है. हाँ. अब आपको ये कहा है कि सेम 25 ml सॉल्यूशन है ना फेरस आयन का, इसको आपको ऑक्सीडाइज करना है MnO4 माइनस से ही, उसी MnO4 माइनस से ही, बट मीडियम जो है वो न्यूट्रल कर दिया इस बार में. इस कंडीशन में कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, ये क्वेश्चन है. इनमें डिफरेंस तो बेसिकली क्योंकि ये वाला वॉल्यूम तो सेम है, ये मिली इक्विवेलेंट सेम है, तो अपन ये कह सकते हैं बैलेंस फैक्टर का डिफरेंस आएगा. हाँ बिल्कुल. ठीक है. अपन ये कह सकते हैं कि इसके मिली इक्विवेलेंट और इसके मिली इक्विवेलेंट इक्वल होंगे. बिल्कुल होंगे. इसी को ही उसको भी ऑक्सीडाइज करना. ठीक है. यानी न्यूट्रल मीडियम में भी. तो अपन ये कह सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम. ठीक है. is equal to milli equivalent of MnO4 minus in neutral medium. और कुछ भी नहीं करना है. तो मोलरिटी सेम रहेगी क्योंकि सेम ही MnO4 माइनस सॉल्यूशन है. ठीक है. इसका मतलब बैलेंस फैक्टर और वॉल्यूम चेंज होगा. ये देखो मोलरिटी मैंने m ले ली, m into 5. ठीक है. into 20 is equal to m तो रहेगा. बिल्कुल m का m ही रहेगा. और बेसिक मीडियम में अगर हम देखें तो +7 से +4 में आ रहा है. न्यूट्रल मीडियम में 3 का चेंज आ रहा है. इनटू वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना. ये हुआ कैंसिल. तो 33.33 m. अगर ये आपको स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में देता तो, अगर बेसिक मीडियम में देता तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, नॉट वीक बेसिक मीडियम में तो न्यूट्रल मीडियम की तरह n फैक्टर 3 होता है. स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में n फैक्टर होता है 1. ठीक है. तो उस केस में 100 ml की रिक्वायरमेंट. अच्छा, यहाँ पर बना जाएगा. हाँ ओके. नहीं सर, ये मैंने जो है वो एक ट्रिक बना रखी है इसकी एसिडिक मीडियम. तो ये जो है मैं इसको ऐसे बताता हूँ. बनना 135 याद रख लो आप. अच्छा ठीक है. तो बेसिक यानी स्ट्रॉन्ग बेसिक में 1, न्यूट्रल में 3 और एसिडिक में कितना 5. ठीक है. तो शायद बच्चे भी याद रख सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो तो. बिल्कुल. यहाँ थोड़ा सा एक बात ध्यान रखें, यहाँ अगर बेसिक मीडियम में वीक बेसिक मीडियम है ना तब n फैक्टर 3 पे है. मतलब न्यूट्रल की तरह है. स्ट्रॉन्ग का. ठीक है. बाकी ठीक है, बढ़िया है सर. इजीली रिमेम्बर रख सकते हो, याद रख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. सिंपल सी प्रॉब्लम है. आउट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डिस्प्रपोर्शनेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन. किसमें विषमानुपातीकरण ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ये बताना आपको. तो विषमानुपातीकरण का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट सेम ऑक्सीडेशन नंबर में, जैसे ये +3 में इंक्रीज भी हो ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज भी हो. जैसे सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन. और इसकी जो इनवर्स रिएक्शन होती है उसको कहते हैं कम प्रोपोर्शनेशन. यानी दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से एक में जा रहा हो, ऑक्सीडेशन कॉमन प्लेटफॉर्म पर जा रहा हो, इसका मतलब कम प्रोपोर्शनेशन. तो देखते हैं अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो ये इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये -3 में, ये +5 में. ठीक है. नाइट्रोजन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में ना, और यहाँ पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, इसका मतलब ये कम प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल. अगर उल्टा करते तो डिस्प्रोपोर्शनेशन. हाँ बिल्कुल, तब डिस्प्रोपोर्शनेशन का होता है. इसका मतलब ये नहीं होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन. अच्छा, पहला ही नहीं है. पहला ही नहीं. नेक्स्ट देख लेते हैं. क्यूप्रस ऑक्साइड है +1 में, +2 में और 0 में. बिल्कुल है, बिल्कुल है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, कई बार बता दिया, -1 में, -2 में और 0 में. इसका मतलब इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. सल्फर है 0 में और यहाँ देखो -2 में, और यहाँ पर देख लो प्लस का 4 है. ठीक है. इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है. ठीक है. तो बाकी सारे डिस्प्रोपोर्शनेशन के एग्जांपल है. पहला नहीं है. पहला नहीं, कम प्रोपोर्शनेशन है. हाँ बिल्कुल. तो फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2 इज 96 इन द फॉलोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट दे रखा है Br2 का. ठीक है. कितना 96. इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 80 × 2. 80 ब्रोमीन का एटॉमिक वेट है, तो 80 × 2 यानी 160. तो n फैक्टर बता देते हैं पहले. ये फॉर्मूला है E = इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, अपॉन में n फैक्टर या वैलेंस फैक्टर. तो ये n फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, तो n फैक्टर इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 96. बिल्कुल.
तो ये 5/3 5/3 आएगा, ठीक है, n फैक्टर आ गया 5/3। ओके। Br2 अब का अपने n फैक्टर। n फैक्टर जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में n फैक्टर बताते हैं ना 5/3, वो ऐसे बताते हैं, ये n2 है, n2 जो कि 2 है, ठीक है, और ये है n1 जो n1 बता ले लेते हैं, बताना है, ठीक है। तो ये n1 इंटू n2 यानी 2 इंटू n2 2 इंटू n1 2 इंटू n1 डिवाइड बाई n1 प्लस ये हो। ठीक है, तो यहां से n1 इज इक्वल टू बता देंगे, तो n1 इज इक्वल टू आएगा 10। अच्छा ठीक है, तो 10 आएगा, इसका मतलब 2 ब्रोमीन के लिए 10 का चेंज आ रहा है, हाँ, एक ब्रोमीन 1 ब्रोमीन एटम के लिए 5 का आएगा। इसका मतलब ये है कि जीरो यहाँ से 0 है तो तो यहाँ पर +5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अच्छा ठीक है, तो +5 वाला oxidation ऑप्शन देख लें, इसी में है सर, +5 इसी में दिखा हाँ, रहा है ब्रोमीन का +5, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ये अपना सही है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये एक रिएक्शन है, इन द रिएक्शन डाइक्रोमेट दे रखा है, सल्फ्यूरस एसिड दे रखा है, Cr+3 है, ये दे रखा है। आगे रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरस एसिड यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज, तो ये बात अपन कर चुके हैं पहले। अभी आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सबके ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? सेम इक्वल रहेंगे, हमेशा इक्वल रहते हैं, तो हमेशा सेम हो गए, इक्वल रहेंगे तो आंसर आ गया। सही, इसका और इसका का है ना, इसका और इसका भी देते तो भी आंसर वही आता, इसका और इसका देते तो भी आंसर वही आता, इन दोनों के देते तो भी आंसर वही आता। हाँ ठीक तो है, भी 1:1 किसी भी रिएक्शन में तो अपने कॉमन बात बता देते, किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सबके ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या रहेंगे? सेम इक्वल रहते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 0.3 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ एन ऑक्सिलेट सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 100 cc ऑफ वाटर, इट रिक्वायर्ड 90 cc ऑफ n/20 KMnO4 सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सिलेट इन द गिवन सैंपल इज। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है उससे ऑक्सिलेट का वेट बताना है। जो पहले क्वेश्चन आया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, H2O2 वाला आया था, हाँ, बिल्कुल उसी वैसा टाइप का प्रॉब्लम है। तो करें सर, आप करें। बिल्कुल सर, तो दोनों के हम कंसेप्ट यही है, पहले दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर लेते हैं, बिल्कुल, और मैं ये चेक कर लेता हूँ कि वो 0.3 ग्राम सैंपल दे रखा है, उसमें एक्चुअल मास कितना है, ऑक्सिलेट कितना है ठीक है। उसमें, वो सॉल्ट का वेट है, उसमें ऑक्सिलेट कितना है। इसके लिए मैं दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर रहा हूँ। हाँ। तो इसकी नॉर्मलिटी 1/20, वॉल्यूम दे रखा है 90, और ml में लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो लीटर में कन्वर्ट कर दिया, इज इक्वल टू गिवन मास, मान लो इसका जो है वो x ग्राम रिएक्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट इसका हो गया कितना 88, और वैलेंसी फैक्टर इसका हो गया कितना 2। ठीक है सर, तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू अगर निकालूंगा तो ये कितना आएगा? 0.196 ग्राम। ये ऑक्सिलेट का वेट है। अच्छा। और ये आपको सॉल्ट का वेट दे रखा है, तो ऑक्सिलेट का वेट अपॉन में सॉल्ट का वेट इनटू 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगी। तो परसेंटेज का मतलब अपने पास आ गया, टोटल ऑक्सिलेट का वेट है 0.196 अपॉन में सॉल्ट का वेट मल्टीप्लाइड बाय ये 66%। अच्छा, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 66%। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपडेट रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। धन्यवाद।